हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 21 जो कि है 21 का फर्स्ट पार्ट है। ये है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन यानी कि उस समय में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है जिसका हम लोग वीडियो सीरीज कर रहे हैं हिस्ट्री का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। यानी कि हिंदू धर्म में पहला जो सुधार आंदोलन था भारत में वो क्या था? तो वह था ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज जो था यह पहला सुधार आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। आखिर जो ब्रह्म समाज था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और दूसरा एकेश्वरवाद का प्रसार करना। ये दोनों इसकी मूल उद्देश्य था। ठीक है, मूल उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था कि जो हिंदू धर्म में बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करना। ऐसे कर्म कांड जो कि कोई उसका मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये जो कुरीतियां हैं जो समाज में जो धर्म के रूप में है और समाज में ये फैली हुई थी उस समय, तो इसको दूर करने का इनका मुख्य उद्देश्य था। दरअसल यहाँ पर जो भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ था वो यही बेस पर आधारित था कि जो भी धर्म के अंदर बुराई है, कुरीतियां हैं, उनको दूर करना। ऐसे कर्म कांडों को खत्म करना जो समाज के लिए सही नहीं है, एक अच्छे पढ़े लिखे वर्ग के लिए सही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो थी ये 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने किया कि जो भी समाज में या धर्म में उस समय उस दौर में जितने भी बुराइयां थी या धर्म के अंदर ऐसे कर्मकांड जो थे जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, जैसे सती प्रथा हो गया जो कि जिसमें होता ये था कि अगर किसी औरत की अगर पति मर जाता है, ठीक है, तो उस औरत को भी उस चिता पर बैठा करके जला दिया जाता था जिंदा। अब यहाँ पर ये जो सती प्रथा है, सती प्रथा में आखिर उस औरत की क्या गलती थी? ठीक है, तो ये जो बुराइयां थी समाज के अंदर, जो धर्म के अंदर थी, इन्हीं सबको दूर करने का जो काम था वो 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने किया। और इसको खत्म करने के क्रम में कई सारे समाज का गठन हुआ, कई सारे जो हिंदू धर्म से अलग हुए और वो कुछ अपने नियम कायदे कानून बनाए और कई तरीके बनाए। तो इस दौर में कई सारे अ, आंदोलन हुए, कई सारे अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। ये सारी चीजें जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन का ही परिणाम था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो लुसेंट का वन लाइनर जरूर पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि उसका वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, हमने उसको पहले कंप्लीट कर लिए हैं। हिस्ट्री का जो वन लाइनर है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसे देखने के बाद ही आप ये देखें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के साथ। यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा एवं प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो अभी हम लोगों ने बात किया था सती प्रथा का। तो यहाँ पर जो ब्रह्म समाज था वह सती प्रथा का विरोध करता था, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा ऐसा विरोधी संगठन था जो ब्रह्म समाज का विरोध करता था। यानी कि वह कहता था कि ये जो सती प्रथा है और इसके जैसे अन्य जो धार्मिक कर्मकांड है वो सही है, ठीक है, इनको बदलने का वह विरोध करता था। तो ऐसा जो संगठन था वो था धर्म सभा। धर्म सभा नाम का जो संगठन था ये जो है वह ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर है कि धर्म सभा 1829 से 1830 के संस्थापक कौन है? तो जो धर्म सभा था इसके जो संस्थापक थे राधाकांत देव थे। राधाकांत देव थे जो थे धर्म सभा के संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए धर्म सभा का संस्थापना कब हुआ था तो 1829 या 30, ठीक है, 1829-30 के
बीच में राधाकांत देव ने इसकी संस्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, यानी कि जो सती प्रथा थी इसको समाप्त कर किसके द्वारा किया गया, उन्मूलन का मतलब समाप्त किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो समाप्त किया गया, उन्मूलन किया गया, ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। कब किया गया? 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और जो सती प्रथा है इसका विरोध कौन कर रहा था? तो उस समय के जो ब्रह्म समाज था वो इसका विरोध कर रहा था कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका मूल नाम यानी कि जो नाम है वो क्या था? तो उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो था उनका मूल नाम था स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? वह कौन थे जिनके प्रयासों से जो सती प्रथा है उसका उन्मूलन हुआ था? तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयास किए थे वो राजा राम मोहन राय थे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि समाज से सती प्रथा को समाप्त किया जाए और उन्होंने इस पर बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, इसको समाप्ति के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सैयद अहमद खां के द्वारा। सैयद अहमद खां ने मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किया था। चलिए आर्य समाज किसके विरोध है? जो आर्य समाज था वह किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो था वह धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा का विरोध करता था, यानी कि आर्य समाज में जो है धार्मिक अनुष्ठान इसका विरोध करता था, साथ ही साथ यह मूर्ति पूजा का भी विरोध करता है। ठीक है, आर्य समाज में धार्मिक अनुष्ठानों का जो है विरोध होता था और किसके विरुद्ध है? तो यह धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर है कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछ रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है? नेता की बात करें तो वो थे हेनरी बिबियन डेरोजियो। हेनरी बिबियन डेरोजो जो थे यह युवा बंगाल आंदोलन का नेता थे और इस आंदोलन का काम वही था जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनको समाप्त करना, लोगों को मतलब साइंटिफिक सोच विकसित करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, इसका मेन काम था कि जो धर्म में कुरीतियां थी उनको समझाना लोगों तक और उनका विरोध करना। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया? तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी था यह 1882 ईस्वी में अडायर में भारत में क्या किया? अपना स्थापना करता है, अपना मुख्य कार्यालय स्थापित करता है 1882 ईस्वी में अडायर में। चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए। यहाँ पर है कि किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी यहाँ पर है प्रश्न संख्या 12 कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाला कौन है? तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न ये है कि आत्मसम्मान आंदोलन कौन चलाया था? ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो आत्मसम्मान आंदोलन है ये चलाया गया था ईबी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ईबी रामास्वामी नायकर ने जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे। ये कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। यहाँ पर है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? जो 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज जो थे जो सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने क्या प्रयास किया था।
पहला ही यह था कि दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के से नीची जातियों की रक्षा। ये जो ज्योतिबा फुले की जो सत्यशोधक समाज थी, इसने जो पहला प्रयास किया था और महत्वपूर्ण प्रयास किया था कि जो दंभी ब्राह्मण थे उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से जो जो नीची जातियां थी उनको रक्षा कराना। यानी कि धर्म ग्रंथों के आधार पर जो नीची जातियां, छोटी जातियों के लोगों के ऊपर जो अ, उनको मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर जो नीची जातियों का शोषण किया जा रहा था, तो उनसे उनका रक्षा करने का काम किया था। ठीक है। अब ये जो है आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। देखिए, जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी वह ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज के जो ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए और महिलाओं की शिक्षा पर बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक समाज सुधारक भी थे ज्योतिबा फुले। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो किस वह कौन से धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई? तो वो थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी और ये एक धर्म सुधारक थे। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। यहाँ पर है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? हमें क्या यहाँ पर बताना है? लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है, इसके जो लेखक हैं वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है वो सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? देखिए, जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी स्थापना जो है विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह स्थापना किया गया विवेकानंद के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वह पटना था। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वो पटना था। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दिया गया? तो जो भारत में दास प्रथा है उसको अवैध घोषित किया जाता है 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा में होता क्या था कि जो अमीर लोग थे वो क्या करते थे, या फिर जिनके पास पूंजी होती थी, पर्याप्त पूंजी होती थी, वह लोगों को खरीद लिया करते थे। वो एक बार कीमत दे करके लोगों को खरीद लिया करते थे और वे लोग पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, ठीक है, जब तक कि वो अमीर जिंदा है तब तक, ठीक है, वो क्या करता था, उनके घर गुलामी का काम करता था। ठीक है, उस लोग को, यानी कि जो अमीर लोग थे जिनको वो खरीद कर लाते थे, उनका अपना कोई जिंदगी नहीं होता था, बल्कि वो पूरी जिंदगी गुलाम की तरह, दास की तरह बिताते थे। तो यही था दास प्रथा और इसको अवैध घोषित किया गया भारत में 1843 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? जो अंग्रेजी शिक्षा है भारत में, ठीक है, जो अंग्रेजी शिक्षा है यह भारत में लागू किया गया था किसके द्वारा? तो ये लागू किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21। यहाँ पर है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई है और इसकी इन्होंने व्याख्या की स्वामी दयानंद जी ने। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। यहाँ पर है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ठीक है, सुकरात जो थे एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनके बारे में आप जानते होंगे। ये एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे और इनका मानना था कि इनको जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी सुकरात को। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पर महाराष्ट्र का जो सुकरात है किसको कहा जाता है?
तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र का शुकरात है वह महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का शुकरात कहा जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 क्या है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध हुए, धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सा धार्मिक सम्मेलन था जिसके वजह से जो स्वामी विवेकानंद है वो उनको प्रसिद्धि मिली। तो वो था शिकागो का धार्मिक सम्मेलन, जिसके वजह से जहां पर उन्होंने भाषण दिया और उसके बाद स्वामी विवेकानंद का प्रसार हुआ। ठीक है, अधिक उनको प्रसिद्धि मिल गई। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग अब 24 देखते हैं। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 24 कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। इनका मुख्य काम इस दिशा में था। यानी कि जो राजा राम मोहन राय के बारे में हम आज इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो इनका ऐसा कौन सा काम था, ऐसा इन्होंने क्या किया था कि जिसके वजह से हम आज पढ़ रहे हैं इनके बारे में। तो ये एक समाज सुधारक थे। ये एक समाज सुधारक थे, जैसे कि इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत सारा काम किया, विधवा पुनर्विवाह के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया और भारत के लोगों में ये स्थापित करने का काम किया कि विधवा का पुनः विवाह होना चाहिए, सती प्रथा नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारे जो समाज में बुराइयां थी उनको इन्होंने सुधार किया, ठीक किया। ठीक है, तो इसी वजह से यही कारण है कि हम राजा राम मोहन राय को आज हम लोग इतिहास में इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यही था। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। यहाँ पर है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। तो सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 25 देख चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। यहाँ पर है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। देखिए, आधुनिक भारत का जो जनक है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक भारत का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किससे से संबंधित नहीं है। देखिए, जो राजा राम मोहन राय हैं वो किससे संबंधित नहीं है। अगर अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा पहले हम लोग शायद 25 प्रश्न जब देख रहे थे तब हम लोगों ने बात किया था कि राजा राम मोहन राय क्यों विख्यात हुए। तो उनके पीछे जो था विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा को समाप्त करना और एक और जो था वो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन उनका जो संबंध है संस्कृत शिक्षा से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है, तो ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों से संबंध रखते हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बहुत सारे काम किए और इसको लागू करने का प्रयास करवाया। सती प्रथा को समाप्त कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और ये खुद भी जो पश्चिमी सभ्यता थी उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। और उनके बारे में एक कथन है कि वो एक ड्राइंग रूम में, एक उनका 2 ड्राइंग रूम है, एक जिसमें भारतीयता है और एक जिसमें विदेशी या बिलायती है। तो वो दोनों चीजों को यहाँ पर एक समान नजर से देखते थे और उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ठीक है, लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। यहाँ पर है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है। जो रॉक मेमोरियल है, ठीक है, कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है। तो जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है ये स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 28 है और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ पर है कि कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है, तो ये समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। यहाँ पर है कि राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जो राजा राममोहन रॉय थे इनका जो जन्म हुआ था वो राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। राधानगर वर्धमान जिला में
राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। संवाद कौमुदी पत्र का जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था, यानी कि शुरुआती नाम ब्रह्म समाज का क्या था? तो ब्रह्म समाज का जो शुरुआती नाम था ब्रह्म सभा था, आत्मीय सभा था। ये दोनों नाम जो था इनका शुरुआती नाम था। ब्रह्म समाज का शुरुआती नाम क्या था? ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। इसी को ब्रह्म समाज आगे चलकर ये ब्रह्म समाज के रूप में बन गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है कि तत्व रजनी सभा, तत्व रजनी सभा, तत्व बोधनी सभा और तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित है। यानी कि ये जो तीन चीजें हैं, तत्व रजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका, ठीक है, तत्व बोधनी पत्रिका, ये जो तीन चीजें हैं इनसे कौन व्यक्ति जो है संबंधित है? तो ये जो व्यक्ति हैं वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा और तत्व बोधनी पत्रिका से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 33 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि राजा राम मोहन रॉय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है। देखिए यहाँ पर हमें इन कथनों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए तीनों कथन को देखते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पर है कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। बिल्कुल सही, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और प्रचार भी किया कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। दूसरा है कि इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। बिल्कुल सही, इन्हीं के प्रयासों से हम कह सकते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तीसरा है कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। बिल्कुल इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन किया। तो ये तीनों कथन जो हैं बिल्कुल सही है राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों कथन हमारा सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, और ये एसएससी 2003 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। यहाँ पर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका जो मूल नाम था वह था मूल शंकर। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, और ये प्रश्न भी एसएससी 2003 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? जो 19वीं सदी में ये पूर्ण जागरण चल रहा था, जो समाज में कई सारे सुधार हो रहे थे, तो आखिर इस सुधार में, इस आंदोलन में और कई सारे जो विचार हो रही थी धर्म के बारे में, इसमें यह जो विचार था या ये जो पूर्ण जागरण थी यह किस वर्ग तक सीमित था? यानी कि भारत में कई सारे वर्ग बटे हुए हैं, जैसे कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, इस तरह से कई सारे वर्ग बटे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो 19वीं सदी का पूर्ण जागरण था वो भारत के किस वर्ग तक सीमित था? तो ये जो सीमित रह गया था सिर्फ उच्च मध्य वर्ग के बीच में। उच्च मध्य वर्ग जो था उनके बीच ही ये जो आंदोलन था जो वो सीमित रह गया। और देखिए एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी आंदोलन होते हैं या नए विचार जो पनपते हैं वो हमेशा मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग में पनपते हैं। ठीक है, हमेशा से ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य वर्ग होता है वो शिक्षित होता है। ठीक है, वो शिक्षित होता है और उसके पास कई सारे विचार, वो मतलब अपना विचार रखता है। और जो मध्य वर्ग होता है वो कहीं न कहीं पत्रकारिता से, और हम कह सकते हैं शिक्षा विभाग से, शिक्षा के क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से उच्च मध्य वर्ग हमेशा आप देखेंगे, जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो आंदोलन का जो प्रभाव था
वो जब मध्य वर्ग अपने हाथ में लेता है, आंदोलन जब अपने हाथ में लेता है, तो वो बड़े स्तरों पर वहां पर काम होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मध्य वर्ग के बारे में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि भारत में जो 19वीं सदी का पुनर्जागरण हुआ था, उस वह जो पुनर्जागरण का जो कार्य था वो सिर्फ उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। वह धनी किसानों तक नहीं गया, वो भूमिहर किसानों तक नहीं गया, वो गांव के वो छोटे मजदूरों के वर्ग में नहीं गया। ये पुनर्जागरण की जो थी, ठीक है, ये सिर्फ उच्च मध्य वर्ग तक सीमित रहा। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। यहाँ पर है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। जो प्रार्थना समाज थी, इसकी जो स्थापना है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो ये जो स्थापना हुई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप होती है प्रार्थना समाज की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। यहाँ पर है कि राजा राममोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। यानी कि जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए तो उनके इंग्लैंड जाने के बाद जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का जो बागडोर था, वह कौन संभाला, उसका कार्यभार कौन संभाला, तो वह केशव चंद्र सेन ने उसके बाद जो है ब्रह्म समाज की जो बागडोर है इन्होंने संभाली। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 37 के बाद हमें 38 देखना है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है कि राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो ये केशव चंद नहीं थे, ये प्रश्न संख्या 36 में केशव चंद होंगे। और प्रश्न संख्या 37 में जो रामचंद्र विधांगिस जो थे, इन्होंने संभाला था। तो इन्होंने जो था राजा राममोहन रॉय के जब राजा राममोहन रॉय इंग्लैंड चले जाते हैं तो रामचंद्र विधांगिस जो थे, इन्होंने जो ब्रह्म समाज की बागडोर को अपने हाथों में लिया और उसको संभाला, उसके कार्यभार को देखा। चलिए प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि राजा राममोहन रॉय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। यानी कि किसकी स्थापना से ये दोनों जुड़े हुए हैं, राजा राममोहन रॉय और डेविड हेयर। तो ये दोनों जो जुड़े हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो राजा राममोहन रॉय और डेविड हेयर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। यानी कि यहाँ पर प्रश्न ये जो प्रश्न संख्या 38 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजा राममोहन रॉय और डेविड हेयर जो है वो दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की। इस तरह से अगर पूछ दिया जाए तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, आत्मीय सभा की जो स्थापना की गई थी 1815 ईस्वी में, यह राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हम लोग 40 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, ये जो ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं थी, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में किया। उसके बाद है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो है 1866 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। फिर है भारतीय ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में केशव चंद्र के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और साधारण ब्रह्म समाज जो है 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित 4 अन्य संस्थाएं थी और उनके यहाँ पर संस्थापक के नाम आपको दिख रहा होगा। जैसे कि ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय, और उसके बाद है आदि ब्रह्म समाज 1886 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद अब सी है कि भारतीय ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में केशव चंद्र ने किया था। ठीक है, 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। और साधारण ब्रह्म समाज जो है 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है।
तो ये प्रश्न थे और अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखते हैं। यहां पर है कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई। वो कौन व्यक्ति थे जिनके प्रयास की वजह से यहाँ पर जो ब्रह्म समाज की शाखाएं हैं वह उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में भी खोली गई। तो ये जो प्रयास था केशव चंद्र सेन जी का प्रयास था, जिसके वजह से जो ब्रह्म समाज की शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में भी खोली गई। प्रश्न संख्या 42 से यहाँ पर है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। वामा बोधनी जो है यह महिलाओं के लिए पत्रिका थी और इस पत्रिका को निकालने का जो काम किया गया था वह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो केशव चंद्र सेन ने वामा बोधनी नामक पत्रिका निकाली। वामा बोधनी नामक जो पत्रिका थी यह महिलाओं से संबंधित थी, महिलाओं के लिए निकाली गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सा मुद्दा था जिसके वजह से 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। तो ब्रह्म समाज का जो विभाजन है इसका मुद्दा था सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा एवं प्रथा संबंधी सुधार, और दूसरा था हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। ये जो विचार थे इनके वजह से 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन होता है और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या इसी को नव विधान के नाम से इसको स्थापित करते हैं, एक अलग धारा। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हमारा ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज का अब टुकड़ा हो गया, एक जो आ गया यह केशव चंद्र सेन का हो गया। केशव चंद्र सेन ने एक अलग ब्रह्म समाज कह सकते हैं स्थापित किया, जिसका इन्होंने नाम रखा भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना। और इस विवाद का कारण था सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, और दूसरा था हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। तो इन दो मुद्दों की वजह से 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में फूट होती है या हम कह सकते हैं विभाजन होती है। चलिए 1844 अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। और ये जो विभाजन होती है 1866 में होती है, डेट याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। यहाँ पर है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उन विद्वानों का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का हमें नाम बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो भूमिका निभाया गया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा निभाया गया था। ठीक है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए। ठीक है, और विद्वान तो थे ही। तो यहाँ पर देवबंद आंदोलन से ये जुड़े हुए थे और देवबंद आंदोलन से जुड़े अबुल कलाम आजाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। चलिए प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। यहाँ पर है कि शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है वो कौन थी? तो वो थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न की, और ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया है कि शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और अब पीछे वाला जो प्रश्न था प्रश्न संख्या 44 कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका उत्तर होगा अबुल कलाम आजाद। और ये प्रश्न भी 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया था। और उसी तरह से शारदा मणि कौन थी, ये प्रश्न भी 2005 में पूछा गया है। और शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 यहाँ पर है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 ईस्वी में किया जाता है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय के द्वारा किया जाता है।
चलिए प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। यहाँ पर है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। देखिए जो कूका आंदोलन है इसको गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। यहाँ पर है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। यहाँ पर है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो न्यू हिंदुज्म या नव हिंदुवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद न्यू हिंदुज्म के प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद यहाँ पर विकसित हुआ जिसके प्रतिनिधि बने यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किया था 1896 ईस्वी में, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। यहाँ पर है कि तुहकात उल मुहुद्दीन के रचनाकार कौन है। यानी कि तुहकात उल मुहुद्दीन की रचना किसने किया था। तो ये रचना जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया जाता है, तुहकात उल मुहुद्दीन। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में कौन कौन से कानून यहाँ पर पारित हुए थे उनके बारे में बात किया जा रहा है। प्रश्न संख्या हम लोग 52 देख रहे हैं। यहाँ पर है कि धार्मिक अयोग्यता कानून, दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन जो कि पारित हुआ था, और तीसरा यहाँ पर है तीसरा अब हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, और चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 1856 में कौन कौन से कानून पारित हुए थे। तो 1856 में जो पारित हुए थे, एक तो पारित हुआ था धार्मिक अयोग्यता कानून, और दूसरा जो पारित हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये दोनों जो कानून थे 1856 ईस्वी में पारित हुए थे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 52 देख चुके हैं। प्रश्न संख्या अब हम लोग 53 देखेंगे। यहाँ पर है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी वो कौन से सुधारक थे जिनको लोकहितवादी कहा गया। तो ये थे गोपाल हरिदेश मुख। गोपाल हरिदेश मुख को लोकहितवादी कहा गया, ठीक है। लोकहितवादी किसको कहा गया था? गोपाल हरिदेश मुख को। ये महाराष्ट्र के सुधारक हुए, लोकहितवादी इनको कहा गया, और इनका नाम था गोपाल हरिदेश मुख। चलिए प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो ये जो मुख्यतः आकर्षित किया था, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कूट दिया गया है, 4 कूट दिए गए हैं, और बताना है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो प्रश्न संख्या हम लोग 54 देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है बुद्धिजीवियों को, दूसरा है नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, उदार रजवाड़े को। तो यहाँ पर जो आकर्षित किया था इन्होंने, वह सिर्फ बुद्धिजीवियों को और नगर के उच्च जातियों को आकर्षित कर पाए थे। वो भी नगर के उच्च जातियों को, ग्रामीण उच्च जातियों को नहीं, और बुद्धिजीवियों को, यानी कि मध्यम वर्ग के जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन्हीं को सिर्फ ये 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने आकर्षित कर पाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 यहाँ पर हमारा है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज जो है वह एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है ईश्वर एक है, ठीक है। तो एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर की जिसमें बात की गई है उसी को एकेश्वरवाद कहते हैं, यानी कि एक ईश्वर की धारणा ही एकेश्वरवाद कहलाता है। तो जो ब्रह्म समाज है वो एकेश्वरवाद पर
एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। यहाँ पर है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज जो है इसके संस्थापक निम्न में से कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये देव समाज के संस्थापक हुए। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये देव समाज के संस्थापक हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। यहाँ पर है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है। राधा स्वामी सत्संग इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब जो है वह राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हुए। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हुए, शिव दयाल साहब। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यहाँ पर है कि फारसी साप्ताहिक के मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, यानी कि मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित किया करता था। तो ये जो प्रकाशित किया जाता था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता था। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया, यानी कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया जाता था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 59 देखेंगे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। जो 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट आया था उसमें जो लड़कियों की न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया था वह 14 वर्षों का निर्धारित किया गया था कि जब लड़की का उम्र 14 वर्ष होगा, जब तक नहीं होगा तब तक लड़कियों की शादी नहीं होगी। तो ये जो एक कदम था बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए कि लड़कियों का कम उम्र में शादी ना हो। तब भी ये 14 वर्ष बहुत कम होता है, लेकिन उस समय के अनुसार उस समय के दौर के लिए ये एक सही कदम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। यहाँ पर है कि तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। तो तहजीब उल इखलाक के जो रचनाकार हैं, जो जिन्होंने इसको रचा है, उनका नाम है सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो है वह तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हुए। प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था। फराइजी विद्रोह के जो नेता थे उनका क्या नाम था। तो फराइजी विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था दादू मियां। ठीक है, तो फराइजी विद्रोह के नेता हुए दादू मियां। देखिए प्रश्न संख्या 62 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इन चारों में से 3 तो सुमेलित है, लेकिन एक जो है सुमेलित नहीं है, वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किया था, बल्कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, आदि ब्रह्म समाज नहीं होगा, यहाँ पर ब्रह्म समाज होगा। और आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया गया था वह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। देवेंद्रनाथ के द्वारा किया गया था। तो ये आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और राजा राम मोहन राय ने सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आदि लग जाएगा, वो देवेंद्रनाथ के साथ चला जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बाकी तीनों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ए पांडुरंग, इन्होंने प्रथना समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और देवेंद्रनाथ ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो ये जो कथन कहा गया था, ये कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो ये जो कथन है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटने का जो नारा दिया गया था यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर
लौटो। वेदों की ओर लौटने का जो नारा दिया गया वह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 देख रहे हैं, यहां पर है कि वर्ष 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। यह बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा होगा कि वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, ये भी कथन सही है। तीसरा है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। परीक्षा में यही ध्यान देना होता है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत नहीं है। ये जब पूछ दिया जाता है तो थोड़ा सा दिमाग इधर का उधर हो जाता है। तो यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय हैं ये सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, बल्कि ये सती प्रथा के घोर विरोधी थे। ठीक है, समर्थन ये सती प्रथा के उन्मूलन के लिए समर्थन किए थे। ठीक है, और सती प्रथा के हम लोगों ने बारे में बात कर ही लिया कि जब किसी की पति मर जाते थे तो वो पत्नी को जबरदस्ती जिंदा ही जला दिया जाता था, लेकिन अगर पत्नी मर जाती थी तो पति को नहीं जलाया जाता था। ये दोनों के लिए होता तो उतना बुरा नहीं होता, मतलब क्योंकि ये एक तरफा था, तो इसी वजह से ये गलत है। अवश्य भी गलत होता, दोनों के लिए होता तब भी गलत होता, लेकिन ये ज्यादा गलत इसलिए है क्योंकि यह एक तरफा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। और एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ के लिए होता तो ये प्रथा ही नहीं बनता, ये भी बात याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये सब भी चीजें हम लोग करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 66 है कि सुमेलित करना है हमें। प्रार्थना समाज एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है। तो एक तरफ है जैसे कि प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, और दूसरी तरफ है उनके संस्थापक। तो चलिए मिलान करते हैं एक एक करके। जैसे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। तो एक को हम लोगों ने दो के साथ मिलान किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन जो है यह स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक हुए, तो बी को हम लोग एक के साथ मिलाए हैं। उसके बाद है सत्यशोधक समाज कौन था? ज्योतिबा फुल्ले, तो सी को हम लोगों ने 4 के साथ मिलाया है। और उसके बाद है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, तो ये सर सैयद खान बच गए, तो डी को हम लोगों ने जो है 3 के साथ मिला दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हुए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हुए। उसके बाद है सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुल्ले हुए, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल के जो संस्थापक हुए सर सैयद अहमद खां हुए। चलिए प्रश्न संख्या 66 तक हो चुका है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। यहाँ पर है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वह आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 68 कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानी? तो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्होंने सबसे पहले हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मानी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 69। ठीक है, यहाँ पर है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो देखिए पश्चिमी सभ्यता सबसे पहले किसको प्रभावित करेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभावित किया शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। जो शिक्षित होगा, मध्यम वर्ग का होगा, वो नए चीजों के प्रति ज्यादा प्रभावित होगा, नए चीजों के लिए ज्यादा आकर्षित होगा, ज्यादा आंदोलित होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 यहाँ पर है कि सुमेलित कीजिए। दो तरफ है, एक तरफ है आंदोलन का नाम, दूसरी तरफ है संस्थापक। ठीक है, आंदोलन के कई सारे नाम दिए गए हैं और उसके संस्थापक यानी कि उस आंदोलन को किसने स्थापित किया था उनके नाम दिए गए हैं। तो ये पूरी तरह से मिला हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है, ए को एक के साथ मिला लेना है, याद कर लेना है। जैसे कि फरोजी या फरदेसी जो 1804 में हुआ फरीदपुर बंगाल में, इसके जो संस्थापक हुए वो हाजी रियातुल्ला एवं दादू मियाँ हुए। ठीक है, फरेजी या फरोदी जो आंदोलन हुआ फरीदपुर बंगाल में, इसके जो संस्थापक हुए वो हाजी रियातुल्ला एवं दादू मियाँ हुए। उसके बाद है बहाबी 1821 के बाद जो पटना और बिहार में हुआ, ये सैयद अहमद रायबरेलवी इसके संस्थापक हुए। दार उल उलूम 1867 में जो कि देवबंद उत्तर प्रदेश में हुआ, इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम नैनोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही हुए। उसके बाद है अलीगढ़ 1875 में उत्तर प्रदेश में, ये आंदोलन जो है शेर सैयद खां के द्वारा स्थापित किया गया था, संस्थापक इसके हुए सर सैयद अहमद खां। तो इस तरह से इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलाए हुए पहले से हैं, तो आपको सिर्फ सीधा सीधा याद रख लेना है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 71 देखेंगे। यहाँ पर है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। आखिर जो अलीगढ़ में आंदोलन हो रहे थे उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पूर्ण व्याख्या। जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म का उदारीकरण करना और फिर से पूर्ण व्याख्या करना, इस्लाम धर्म को पुनः उनके चीजों को व्याख्यात करना, समाज सुधार एवं आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना, ये इनका अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो आप समझ गए होंगे कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के भीतर था, जिसमें इनका पहला काम था कि जो भारतीय इस्लाम है उसका उदारीकरण करना और धर्म की पुनः व्याख्या करना। ठीक है, इस्लाम धर्म की पुनः व्याख्या करना। दूसरा है कि समाज सुधार करना और आधुनिक शिक्षा देना, मुसलमान जो हैं उनको आधुनिक शिक्षा देना और उनका आधुनिकीकरण करना। एक तरह से जब आप आधुनिक शिक्षा किसी को भी देंगे तो उसमें नई चीजों के बारे में सोचने समझने की जो शक्ति है वो पैदा होगी, तो वो आधुनिक बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला था। तो ये विरोध करने वाला जो था वह देवबंद आंदोलन था। देवबंद आंदोलन जो था वह अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक एवं ब्रिटिश पक्षधर था। ठीक है, तो ये जो थे ये ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। यहाँ पर है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में जो आरंभ होने वाला आंदोलन था उसका नाम आपको बताना है, तो वो था अहरार आंदोलन। ठीक है, अहरार आंदोलन जो था वह 20वीं सदी में आरंभ होने वाला आंदोलन था। आरंभिक दशक में 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन जो था वह अहरार आंदोलन था। प्रश्न संख्या हम लोगों ने 73 देख लिया है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 74 देखेंगे। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 74 कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था वह एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक थे उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। यहाँ पर है कि एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात थे। ये प्रख्यात सदस्य किससे संबंधित थे? एसी सीतलवाड़, बी.एन. रॉय तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
ये जो प्रख्यात सदस्य थे ये किससे संबंधित थे? तो ये सभी संबंधित थे मद्रास लेबर यूनियन से। मद्रास लेबर यूनियन से AC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़, BN रॉय तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये जो प्रख्यात सदस्य थे ये सभी जुड़े हुए थे मद्रास लेबर यूनियन से। चलिए प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 क्या पूछ रहा है कि अहमदिया कादियानी आंदोलन, अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो कि 1889 और 90 के बीच हुआ, किसने आरंभ किया था? तो ये जो आरंभ किया गया था आंदोलन, ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 और 90 के बीच में शुरू किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। यहाँ पर है सुमेलित कीजिए, एक तरफ आंदोलन दिया गया है, दूसरी तरफ केंद्र दिया गया है। प्रश्न संख्या 77 यहाँ पर है तायूनी जो है 1839 ईस्वी में यह आंदोलन होता है और इसका जो केंद्र है वो ढाका है। ये देखिए पूरी तरह से मिला हुआ है, लुसेंट में इसी तरह से मिलाया हुआ है, तो आपको बस याद रख लेना है। चलिए दार उल उलूम 1867 में, इसके जो केंद्र है देवबंद था। अहमदिया जो 1889 से 90 के बीच में हुआ, इसका जो केंद्र है वह फरीदकोट था। और नदवा उल उलेमा 1894-95 में हुआ यह आंदोलन और इसका केंद्र लखनऊ था। ठीक है, तो ये आप केंद्र एक तरफ दूसरी तरफ आंदोलन का नाम दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुका नामधारी आंदोलन के नेता थे। कुका राम नामधारी आंदोलन के नेता थे, तो यहाँ पर 3 नाम दिया गया है और ये तीनों में से कौन कौन थे ये आपको बताना है। तो ये तीनों थे। कुका या नामधारी आंदोलन के नेता भगत जवाहर मल थे, भाई बालक सिंह थे और बाबा राम सिंह कुका थे। ये तीनों लोग जो थे यह कुका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों जो लोग थे ये तीनों नामधारी आंदोलन या कुका आंदोलन के नेता थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए मुंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। मजदाइन सभा के सदस्य थे। रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो इस सभा के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए यहाँ पर जो है इस चीज को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। कौन कौन से लोग इसके सदस्य थे? प्रश्न संख्या हम लोग 79 देख रहे हैं। तो इसके जो सदस्य थे वो ये पांचों लोग सदस्य थे, जैसे कि MS बंगाली, नरोजी फुरदोंजी, JJ वाचा, दादा भाई नौरोजी और RK कामा। ये जो पांचों लोग थे ये पांचों लोग जुड़े हुए थे रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे, यानी कि ये सभी इससे जुड़े हुए थे। तो ये 5 लोग कौन कौन थे? MS बंगाली, नरोजी फुरदोंजी और JV वाचा, दादा भाई नौरोजी और RK कामा। चलिए प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ, ठीक है, की स्थापना किसने किया था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1870 की बात हो रही है। 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये जो स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया था वो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व कौन कौन थे? ये 4 लोगों में से कौन कौन थे जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे? तो ये चारों जो लोग थे ये चारों आर्य समाज से जुड़े हुए थे। दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज
पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। ये चारों लोग जो थे ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे। दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज और पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। चलिए अब हम लोग 82 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 यहाँ पर है सुमेलित करना में एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला जो है प्रश्न संख्या हम लोग 82 देख रहे हैं, जैसे कि वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो कि 1864 में, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था श्री घरालू नायडू। देखिए ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो कि 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ, और ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो था इसको वेद समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में श्री घरालू नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है, श्री घरालू नायडू के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर बी अब हमारे सामने है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये तो महत्वपूर्ण है ही, इसको स्टार लगा लीजिए। उसके बाद है थियोसोफिकल सोसाइटी जो कि 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क और यूएसए में स्थापित हुआ था। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कर्नल एच.एस. आउटकाट के द्वारा और मैडम एच.पी. ब्लॉत्स्की के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, ये मिलाया हुआ है। उसके बाद है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1884 ईस्वी में स्थापित किया गया था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और इसके स्थापना संस्थापक थे जी अंगरकर। ठीक है, जी अंगरकर। तो ये चारों संस्था और संस्थापक के नाम आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है आर्य समाज जो कि 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और दूसरे नंबर पर आप याद रख सकते हैं इसे कि वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 किसने किया था इसकी स्थापना? तो यह किया गया था श्री घरालू नायडू के द्वारा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। हाँ, तो प्रश्न संख्या 83 है कि 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। यहाँ पर है सम्मिलित करने के लिए सूची 1 में संस्था दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है, तो हम मिलान करेंगे। प्रश्न संख्या 84 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो कि हुआ था 1884 में, इसके संस्थापक कौन हुए? प्रश्न संख्या हम लोग क्या देख रहे हैं? 84 देख रहे हैं, और इसके संस्थापक हुए ज्योतिबा फुले। ठीक है, दीनबंधु सामाजिक सभा जो कि 1884 ईस्वी में होता है, इसके संस्थापक कौन हुए? ज्योतिबा फुले। उसके बाद है सेवा सदन जो कि 1885 ईस्वी में होता है, इसके जो संस्थापक हैं वो है बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी। उसके बाद है देव समाज जो कि 1887 ईस्वी में ये संस्था को स्थापित किया गया था, और इस संस्था का संस्थापक जो थे वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन 1897, उसमें इसके संस्थापक हुए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो अगर इसमें महत्वपूर्ण याद रखने के लिए कहें तो आपको डी याद रखना होगा, फिर उसके बाद आपको ए याद रखना होगा, तीसरे नंबर पर आप देव समाज को याद रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री को, और उसके बाद आप लास्ट में सेवा सदन 1885 जो कि बहराम जी एम मालाबारी ने इसको स्थापित किया था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रामकृष्ण मिशन और जो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया काम है इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, स्टार मार्क लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। प्रश्न संख्या 85 है सम्मिलित करना। संस्था एक तरफ संस्था दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है, और हमें मिलान करना है। और मिलान क्या करना है ये भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग क्या देख रहे हैं? 85 देख रहे हैं। 84 के बाद हमें क्या देखना है? प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 यहाँ पर कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संस्था दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी जो हमें मिलान करना है वो मिलान नहीं करना है, सिर्फ याद रख लेना है। जैसे कि सनातन धर्म सभा भारत
धर्म महामंडल 1895 ईस्वी में ये संस्था थी और 1895 में इसको स्थापित किया गया था पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा कि सनातन धर्म सभा, जिसको भारत धर्म महामंडल के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा ने स्थापित किया था। प्रश्न संख्या यहाँ पर बी हम देखेंगे। यहाँ पर एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि 1905 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हुए? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। उसके बाद है निष्काम कर्म मठ, 1910 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था डी.के. कार्वे के द्वारा। निष्काम कर्म मठ कब स्थापित किया गया? 1910 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? डी.के. कार्वे के द्वारा। उसके बाद है सोशल सर्विस लीग, 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना एन.एम. जोशी। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है कि प्रश्न संख्या 86 है कि 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1914 ईस्वी में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था, वह स्थापना किया गया था श्री राम वाजपेयी के द्वारा। तो श्री राम वाजपेयी ने 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की। बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना जो है 1914 ईस्वी में जो है श्री राम वाजपेयी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हमें फिर से मिलान करना है। एक तरफ लिखा गया है अकाली आंदोलनों से संबंधित घटनाएं और दूसरी तरफ उसके वर्ष लिखे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। दरअसल ये भी सुमेलित है, बस इसको याद रखना है। जैसे कि ननकाना कांड जो है वो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। उसके बाद है स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद। तो स्वर्ण मंदिर के तोशखानों की चाबी को लेकर जो छिड़ा विवाद था वह भी 1921 में छिड़ा था। उसके बाद है ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वार संघर्ष। ढोकेवाला के गुरुद्वारा का संघर्ष यहाँ पर 1922 ईस्वी में होता है। और जैतू नाभा मोर्चा जो है 1923 ईस्वी में होता है। तो ये भी याद रखिएगा, 2 घटनाएं जो है 1921 में होती है और 2 घटनाएं जो है एक 1922 में और एक 1923 में होती है। 1922-21 में होने वाली जो 2 घटनाएं हैं, एक तो है ननका कांड, दूसरा है स्वर्ण मंदिर के तोशखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद था। दूसरा जो 1922 में होता है वो ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष जो 1922 में होता है, 21 के बाद 22 में होता है। और अगले साल 1923 में जो घटना होती है वो होती है जैतू नाभा मोर्चा 1923 ईस्वी में। जैतू या इसी को नाभा मोर्चा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1923 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। प्रश्न संख्या देखिए 88 जो प्रश्न है ये है कि 1920 से 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके नेता जो थे करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़ग सिंह और मास्टर तारा सिंह, ये तीनों लोग जो थे वह गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। 1920 से 1925 के बीच में चले अकाली आंदोलन हुआ। यहाँ पर 1920 से 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन, ठीक है। तो ये अकाली आंदोलन था जिसको गुरुद्वारा सुधार आंदोलन थे या फिर इसको गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी कह सकते हैं। तो इसके जो नेता थे ये 3 नेता थे, करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़ग सिंह और मास्टर तारा सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। 89 सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है 1925 में पारित होता है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कब पारित होता है?
1925 ईस्वी में। जब पूछा जाए तभी आप बताइएगा कब पारित होता है, 1925 ईस्वी में। बिना पूछे किसी को नहीं बताना है। आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल, अल हिलाल एवं अल बलग, अल हिलाल एवं अल बलग जर्मन के संस्थापक थे। अल हिलाल एवं अल बलग के बलग बलग जर्नल सॉरी 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 अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक थे। तो इसके जो संस्थापक थे वह अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। चलिए 91 देखते हैं। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष यानी कि बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? मसीह उल मऊद कहते थे। वो किस आंदोलन के नेता थे जो अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे, यानी कि उनके बराबर मानते थे खुद को, हजरत मोहम्मद के बराबर। ठीक है, और उन्होंने स्वयं को क्या कहा? मसीह उल मऊद। मऊद ये जो कहा गया था ये किसके द्वारा किया गया था? यह अहमदिया आंदोलन के नेता जो थे इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन के जो नेता हुए अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर कहते थे। चलिए प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, जो रामकृष्ण परमहंस थे इनका जो मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था गादाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गादाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका जो मूल नाम था, मूल नाम जो था वो क्या था? गादाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। यहाँ पर एक रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपसे दरअसल पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण परमहंस का कि जन्म कहाँ हुआ था। तो रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म हुआ था वह था कमारपुकुर गांव हुगली जिला में इनका जन्म हुआ था रामकृष्ण परमहंस जी का। चलिए प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। यहाँ पर है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण जो मिशन है उसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है? वेलूर में। वेलूर में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेलूर में है। कहाँ पर? वेलूर में। चलिए प्रश्न संख्या 95 देख लेते हैं। 95 है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में जो मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन रॉय की होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो उनकी ब्रिस्टल में जो मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन रॉय की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है वह एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। ठीक है, एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो थियोसॉफिकल आंदोलन को जो है भारत में व्यापक रूप से बड़े स्तर पर फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है वह एनी बेसेंट को दिया जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट ने बहुत सारा योगदान दिया था थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि 1898 ईस्वी में बंगाल में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसके बाद में 1816 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन किया। तो यहाँ पर जो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, और बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन कर दिया इसको। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया, बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से परिवर्तित किया। चलिए प्रश्न संख्या 98 के बाद हम लोग 99 देखते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनती हैं? तो ये जो अध्यक्ष बनती हैं ये 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। तो इसको स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ अध्यक्ष की बात है तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी है? 1917 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, यहाँ पर सम्मिलित करना है। एक तरफ है उस स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम और दूसरी तरफ है महत्वपूर्ण भूमिका। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान देकर इसको पढ़ना होगा क्योंकि ये दिखाई आपको अच्छा से नहीं दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निभाया था। जो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था उसको लाने के लिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो विधवा पुनर्विवाह का जो प्रसार है, लोगों में इस भावना को स्थापित करना कि विधवाओं की पुनः विवाह होना चाहिए, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कह सकते हैं। यहाँ पर है कि सिविल मैरिज एक्ट 1872, यह सिविल मैरिज एक्ट जो है 1872 जो है यह केशव चंद्र सेन, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, जो सिविल मैरिज एक्ट आया था 1872 का उसमें केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद है सम्मति आयोग अधिनियम 1891, इसको लाने में इस अधिनियम से जो संबंधित है B.M. मालावारी जो थे इससे संबंधित है। और बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, इसमें हर विलास शारदा जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एक तरफ से जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था उनके बारे में बताया गया था। इसमें से जो महत्वपूर्ण है मैं यहाँ पर स्टार लगाऊंगा। आपको ये याद रखना होगा, सिविल मैरिज एक्ट याद रखना होगा। हालांकि इसमें सभी महत्वपूर्ण है लेकिन इसको पहले नंबर पर आप याद रख सकते हैं, इसको दूसरे नंबर पर याद रख सकते हैं। और ये जो शारदा जी हैं, हर विलास शारदा, इसको आप तीसरे नंबर पर याद रखिए। चौथे नंबर पर आपको ये भी याद रखना होगा। इसमें सबको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और इनसे जो संबंधित अधिनियम है आगे चलकर आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें भी इन सारी चीजों की चर्चाएं होंगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101 यहाँ पर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरे दल वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। इस दूसरे दल के नेता थे। तो इस दूसरे दल के जो नेता थे वह स्वामी श्रद्धानंद थे। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद थे। देखिए हम लोगों ने बात किया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे जो ये आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आप पश्चिमी शिक्षा को बिल्कुल ही मत लो। इन्होंने कहा, इनका मतलब ऐसा मत बिल्कुल नहीं था कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थन मतलब विरोध करना चाहिए। क्योंकि देखिए पश्चिमी शिक्षा पद्धति एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति थी, भले उस समय उसको लाया गया था किसी और मंशा से, किसी और विचार से कि भारत पर जो है शासन जो है करना उनके लिए, यानी कि ब्रिटिश शासकों के लिए अच्छा हो जाए, सुचारू रूप से शासित कर पाए, इस वजह से वो लाया गया था। लेकिन उसको वहां की शिक्षा जो ब्रिटेन की शिक्षा थी वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं वैज्ञानिक स्तर पर थी, क्योंकि उसमें विज्ञान की बातें हो रही थी। और जब यहाँ से जो पश्चिमी शिक्षा को लेकर के जो लोग ब्रिटेन जाते थे वो ब्रिटेन को बेहतर ढंग से समझ पाते थे। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी कि जो समझदार लोग थे वो ज्यादा विरोध नहीं कर रहे थे, शिक्षा को लेकर विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो शिक्षा के माध्यम से जो ब्रिटिश करना चाहते थे वो इस चीज का विरोध कर रहे थे। जैसे कि उनका जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटिश जो शासन थी, उनका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को लेकर कि वो शिक्षा इसलिए दे रहे थे, वो पश्चिमी शिक्षा भारतीयों को इसलिए दे रहे थे कि उनको अपना शासन व्यवस्था चलाने में सुविधा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। यहाँ पर है कि हमारे धर्म में रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद का है। ये एक तरह से कह सकते हैं छुआछूत पर आधारित था कि हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। मत छुओवाद
बन गया। तो ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। यहाँ पर है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वह किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है यहाँ पर डेरोजियो को जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 104 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी एवं स्वभाषा दिया। किसने जो है 4 सूत्री संदेश दिया था, तो इसमें 4 सूत्री संदेश क्या है, स्वधर्म अपना धर्म, स्वराज्य अपना राज्य, स्वदेश यानी कि स्वदेशी यानी कि अपने देश का, और स्वभाषा यानी कि अपनी भाषा। ये जो 4 सूत्री संदेश है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आर्य समाज ने। ये जो 4 सूत्रीय संदेश दिया था आर्य समाज ने दिया था। प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। यहाँ पर है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की जो संज्ञा दी जाती है विवेकानंद को, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा था, आध्यात्मिक पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। यहाँ पर है कि विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन में शामिल थे। अब विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो यहाँ पर ये चारों लोग थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, B.M. मालाबारी, D.K. कार्वे और वेरेशलिंगम पुंतुगल। ठीक है, तो ये चारों लोग जो थे वह विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। यहाँ पर है कि वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना 1863 ईस्वी में कलकत्ता में किसने किया था, तो ये जो स्थापना किया गया था अब्दुल लतीफ के द्वारा किया जाता है। मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ के द्वारा 1863 ईस्वी में कलकत्ता में किया जाता है। प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। यहाँ पर है कि अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था। जो अलीगढ़ आंदोलन था इसका जो स्वरूप था वह कैसा था, तो एक तो पहला ये था ब्रिटिश समर्थक था, दूसरा था कांग्रेस विरोधी था, और तीसरा जो था वह हिंदू विरोधी था। तो ये अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य स्वरूप था, यह स्वरूप में ब्रिटिश का समर्थन करता था, और ये कांग्रेस का विरोध करता था, और हिंदुओं का भी विरोध करता था। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अलीगढ़ आंदोलन स्वरूप में कैसा था, उसका नेचर कैसा था, तो उसका नेचर था ब्रिटिश समर्थक वो था, जो कांग्रेस का विरोधी था, और साथ ही साथ हिंदू धर्म का विरोधी था नेचर से। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। जो शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट थी जिसमें जो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, और उसका आयोजन कब किया गया था, ये शिकागो में हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है डेट पूछा जा रहा है, मतलब वर्ष पूछा जा रहा है कब किया गया था, तो ये किया गया था सितंबर 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो शिकागो में विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन जो है 1893 ईस्वी में, सितंबर में 1893 में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। 110 यहाँ पर है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। हमें कौन कौन से कथन सही हैं उन पर बात करना है। उन्होंने वेदों को अमोघ बताया, उनका विश्वास था कि चलिए प्रश्न संख्या 110 देख लेते हैं। उन्होंने वेदों को अमोघ बताया, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि वेद अमोघ है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की निंदा की। ठीक है, तो ये तीनों जो कथन है, ये तीनों कथन 1, 2 और 3, ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है विवेकानंद के बारे में। और जो चौथा कथन है कि उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, तो इस बात ये कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। 1, 2 और 3 कथन सही है, जबकि चौथा कथन जो है वह गलत है। चलिए प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन है। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के अगर पिता की बात करें तो वो राजा राममोहन राय हुए।
ये बीपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? राजा राममोहन रॉय को नाम से, ठीक है। राजा राममोहन रॉय को जाना जाता है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन है वह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आर्य समाज के द्वारा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने किया था। प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। यहाँ पर है कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वो थे बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी जो थे वह 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। चलिए प्रश्न संख्या 114 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक, जूरी बिल ऑफ 1886 का घोर विरोध किया था? तो घोर विरोध जो जूरी विधेयक थी 1886 ईस्वी में किस समाज सुधारक ने किया था? तो ये जो विरोध किया गया था ये किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा, जो कि 1886 के जूरी विधेयक का खूब मतलब बहुत ज्यादा रूप में विरोध किया था, घोर विरोध किया था। प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। यहाँ पर है कि शारदा अधिनियम, ठीक है, प्रश्न संख्या 115 शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित किया गया? लड़कियों एवं लड़कों की आयु जो है शारदा अधिनियम 1829 के द्वारा कितना कितना निर्धारित किया गया था? तो ये निर्धारित किया गया 14 एवं 18 वर्ष, यानी कि लड़कियों की उम्र 14 वर्ष, न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, और लड़कों का न्यूनतम वर्ष जो है 18 वर्ष। यानी कि जो शारदा अधिनियम 1829 था उसमें ये कहा गया कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी का उम्र, यानी कि वो जब तक 14 वर्ष की नहीं होती है तब तक उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, और लड़कों के लिए कहा गया कि लड़के जब तक 18 वर्ष के नहीं होते तब तक उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116 किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो प्रथम आधुनिक व्यक्ति के रूप में राजा राममोहन रॉय को माना जाता है। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? तो राजा राममोहन रॉय के बारे में रॉय को जाना जाता है, क्योंकि इनके बारे में एक कथन था कि ये दो तरह के कमरों में रहते थे, एक विदेशी टाइप का, एक देसी टाइप का। तो इनके बारे में बहुत ही अच्छी कहानी है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे हम लोग कहीं पर। अभी बहुत इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? तो इसके गठन का उत्तरदायी कारण क्या थे? तो इसके गठन का उत्तरदायी कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सामाजिक सुधारों को जो है अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत नहीं करना चाहती थी, और इसका सुझाव आने पर उन्होंने अलग एक संस्था को बनाने का प्रयास किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के उत्तरदायी कारण क्या थे? तो इसके गठन का उत्तरदायी कारण था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अपने कार्यक्रमों में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य, यानी कि लोगों के बीच में ये उद्देश्य मतलब प्रस्तुत उद्देश्य के लिए अलग से एक गठन बना दिया गया कि चलो ठीक है हम लोग सामाजिक सुधार पर भी काम करेंगे। तो उसके लिए एक अलग से ही इन्होंने संगठन बना दिया जो था राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इसको बनाने का पीछे का कारण ये था कि वो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो अपने कार्यक्रमों में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, और लेकिन कई लोगों के सुझाव और उद्देश्य की वजह से उन्होंने ऐसा किया कि चलो एक और बना ही देते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, जो कि अलग से सामाजिक सुधारों पर काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है?
तो यहाँ पर जो कौन सा या कौन से कथन सही है ये हमको पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 118 है। 118 देखिए यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा जा रहा है। देखिए, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया। ब्रह्म समाज जो था वह मूर्ति पूजा का विरोध करता था। दूसरा यहाँ पर है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। बिल्कुल ब्रह्म समाज ने धार्मिक जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग का क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और तीसरा है कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ये ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दो कथन सही हैं, 1 और 2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन ये है कि इसने यानी कि ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए ब्रह्म समाज ने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया। ब्रह्म समाज ने कहा कि जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में बताने के लिए हमें क्यों पुरोहित चाहिए, हम खुद पढ़े लिखे हैं, पढ़कर समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 देखेंगे। यहाँ पर है कि इसने इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग नामक पुस्तिकाएं लिखी। तो ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग नामक जो पुस्तिकाएं लिखी गई, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग नामक पुस्तिकाएं लिखी। किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया है यूपीएससी 2015 में। इसलिए याद रखना होगा क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है और उनकी रचनाओं से जुड़ी हुई है बातें। तो कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये तीनों को याद रखना होगा, यानी कि इस प्रश्न को ही पूरी तरह से याद रखिएगा। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं किसने लिखी? तो ये लिखे थे स्वामी विवेकानंद, और ये क्या थे? प्रमुख समाज सुधारक थे। चलिए प्रश्न संख्या 120 देखेंगे और ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, अलीगढ़ जो आंदोलन शुरू किया गया था वह सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? सैयद अहमद खान के द्वारा। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो क्लास से बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके पास कोई जवाब है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आपके पास कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, कोई शिकायत नहीं है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि अध्याय यानी कि चैप्टर 21 का पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा है। पार्ट 2 जो है वह है जातिगत जनजातीय किसान एवं मजदूर आंदोलन। अब हम लोग धीरे धीरे भारतीय आंदोलन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, फिर स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक हमारा समाप्त हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री, आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो समाप्त होगा, और फिर हम लोग जियोग्राफी या फिर पॉलिटी को शुरू करेंगे। यानी कि जो हमारा ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें हम लोग लगभग हिस्ट्री के 75%, हम कह सकते हैं कि 75 से 80% भाग को कंप्लीट कर चुके हैं। अब 20 से 25% भाग बचा हुआ है, जो कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर में समाप्त हो जाएगी, और फिर हम शुरू करेंगे एक नया भाग। इस लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का एक नया भाग शुरू करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके कमेंट्स का जवाब हम जरूर देंगे और नई चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।